तो मैं निवेदन करूंगा बहुत अधिक समय न लेते हुए अपने प्रिय अनुज छोटे भाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से पढ़ करके आए हैं, जाने माने वक्ता हैं, प्रखर विद्वान और दीनदयाल पाल इंटर कॉलेज शीतलपुर के डायरेक्टर हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं श्री शैलेश कुमार पाल जी को। प्लीज आज इस कुसमरा प्रांगण में मिलन केंद्र में बैठे हुए समस्त माताओं बहनों का और साथ ही साथ इस कमेटी में जितने भी कार्यकर्ता है उन सभी कार्यकर्ताओं का और अध्यक्ष इस कमेटी भीम कमेटी के अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए इस मंच पर समय दिया बोलने के लिए। साथियों, मैं जब कल आनंद भाई से मिला था और हम दोनों लोग खड़े थे तो आनंद ने कहा कि साहब ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीति की बातें नहीं होगी। तो मैंने कहा साहब ये याद रखिए कि अम्बेडकर अछूत इसलिए हुए क्योंकि वहाँ राजनीति थी। अम्बेडकर इसलिए बन पाए क्योंकि वहां भी राजनीति थी। तो बहुत जरूरी है कि आज हम राजनीति की बात करें, क्योंकि अम्बेडकर को बात करते समय, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते समय हमें बहुत जरूरी है कि राजनीति की बात करनी ही पड़ेगी। बगैर राजनीति अम्बेडकर साहब की बात की ही नहीं जा सकती है। साथियों, यहाँ पर मैं अपने विचार व्यक्त करने से पहले उन साधु संतों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने बहुजन आंदोलन को एक दी, आवाज की, और उस आवाज की वजह से आज हम यहाँ खड़े होकर इस मंच में बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ही मेहनत है कि हमारे हाथ में माइक है। नहीं, माइक किनके हाथ में था आप सब जानते हैं। हम दलितों पिछड़ों के हाथ में माइक इसलिए आ पाया क्योंकि अम्बेडकर नहीं होते, हमारे में साधु संत नहीं होते, संत तुकाराम नहीं होते, संत कबीरदास नहीं होते, संत रविदास नहीं होते, संत अच्युतानंद नहीं होते, संत गाड़िया नहीं होते, ईबी रामास्वामी पेरियार नहीं होते, गोविंद मुंडा नहीं होते, जयपाल सिंह मुंडा नहीं होते, पेरियार मोहन सिंह नहीं होते, तो हम इस मंच पर नहीं होते। साथियों, ये वक्त ऐसा है कि समय ऐसा है कि हमारी पूरी विरासत पर एक पूरी तरीके से चादर उड़ाने की कोशिश की जा रही है। हम जब 2024 में खड़े होते हैं, आजादी के संविधान लागू होने में 74 साल बाद खड़े होते हैं, उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसने संविधान को बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपना पूरा जीवन दांव में लगा दिया। उस संविधान के लिखने की कोशिश की जा रही है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, कहीं से आवाजें ना आए, लेकिन हम बोलते रहेंगे क्योंकि हमें बोलना है। नहीं है मेरी आवाज अंधेरे में ही सही आपके कानों तक पहुंचेगी, मैं चेहरे से ना देखा गया तो कोई बात ही नहीं। साथियों, आज ये वक्त है कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के से फूल माला जमा दे करके ऐसा ना करें कि उनके विचारों से अपने आप का प्रबोध हो। आज वक्त है डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विचारों को याद करना। फूल माला तो सब कोई चढ़ा रहा है। आज सुबह देखा होगा हमारे जिले लाई भी फूल माला चढ़ा रहे हैं। मीन्स इस देश के राजा भी फूल माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो फूल माला इसलिए चढ़ा रहे हैं ताकि उनके विचारों पर ताला लगाया जा सके और लोग उनके विचारों को आज तक नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। और यहाँ पर खड़े होकर के मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं वो इतना प्रेम अम्बेडकर के सख्त के लिए कहां से उमड़ पाया। वही लोग जो 1950 में संविधान लागू होने पर कहते थे कि ये मनुस्मृति का, इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं है, किसी भी प्रकार की छाप नहीं है, तो आज वही लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं, उनके गले पर माला चढ़ा रहे हैं। साथियों, आज सबसे पहले मैं उनको याद करने से पहले उनको मैं विचारों के जरिए याद करना चाहूंगा।
और उनका विचार है, जो मैं हमेशा लेकर के चलता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी कैंपस हो या कैंपस के बाहर हो, उनका वो भाषण है 26 नवंबर सन 1949 का, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर साहब उस समय खड़े होकर के बोले कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर ये संविधान बुरे लोगों के हाथ में पड़ जाएगा तो ये बुरा ही सिद्ध होगा। साथियों, ये संविधान अगर कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में पड़ेगा तो ये अच्छा ही सिद्ध होगा। दिक्कत ये है और समस्या ये है, इन 74 सालों के बाद भी जब इस मंच से खड़े होकर के हम पूरे देश को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि अब जिस समय खड़े हुए हैं, ये संविधान पिछले 10 वर्षों से जिन लोगों के हाथ में है, वो लोग आपकी लंका लगाने में लगे हुए हैं। वो लोग आपको खत्म कर देना चाहते हैं, वो लोग उस विरासत को खत्म कर देना चाहते हैं जिस विरासत को हमारे लोगों ने सींचा। डॉक्टर अम्बेडकर ये समय और वो लोग, आप रोज कहते हैं, इस समय एक ट्रेंड चला हुआ है कि डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लो, संविधान का नाम लो और घर जाकर के संविधान की संवैधानिक संस्थाओं पर एक चाकू मार दो। यानी नाम लेंगे आपके सामने डॉक्टर अम्बेडकर का, लेकिन यहाँ पर संविधान काम नहीं कर रहा है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, 28 साल की उम्र है, शायद इस उम्र में मैंने 2019 में मैं दिल्ली की तरफ रुख किया था और तब से मैं ये इस देश के अंदर जो व्यवस्था बनाई जा रही है, वो व्यवस्था इस तरीके की है कि आप उसी तरह पहुंच जाएंगे जो 1950 से पहले आपकी दशा थी। ये आप तय करके रखिए। साथियों, आज अगर संविधान काम कर रहा होता तो जिस हाथरस की लड़की को अंधेरे में जला दिया गया उसे न्याय मिलता। किसी को याद होगा उस पायल तलवी का नाम, जिसके साथ नाजायज हुआ, जिसके साथ जाति उत्पीड़न हुआ। कई लोग हमसे कहते हैं कि जातियां तो होती ही नहीं। हमने कहा इधर आओ, चलो मेरे गांव, मैं दिखाता हूं जातियां होती कैसे नहीं है। नल के दूर रखा हुआ वो बड़ा जोर से चिल्ला करके कहना इस देश के अंदर छूट प्रथा है अभी भी। आप लोग ये देखते होंगे कि नलों से दूर रखे हुए बर्तन आज भी कह रहे हैं कि इस देश के अंदर छूट प्रथा है, जिसे 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कहने का मतलब है मौलिक अधिकार में डाल दिया था उसे 17वां जो आर्टिकल था, अनुच्छेद था। लेकिन आज भी अगर संविधान काम कर रहा होगा तो जाति उत्पीड़न नहीं होते। अगर संविधान काम कर रहा होगा तो इस देश के अंदर मणिपुर जैसी हिंसा नहीं होती। आपको पता होगा इस देश के अंदर, किसी देश के अंदर, जिस देश में आप बैठे हैं, इस देश के अंदर एक ऐसा प्रदेश है, इस प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हम तो विश्वगुरु हैं। इस गुरु में गुरु नहीं, विश्वगुरु बनोगे। अध्यापक लोग बैठे इनसे पूछिए कितना शॉर्टेज है विद्यालयों में अध्यापकों की, कितनी कमी है अध्यापकों की। तो कहने का मतलब कि हम सब लोग जिस रास्ते पर चल चुके हैं, साथियों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश में लोकतंत्र संस्थाएं काम नहीं कर रही है। मीडिया हो, पत्रकारिता एक समय बहुत अच्छा व्यवसाय माना जाता था। मैंने भी पत्रकारिता में एमए किया हुआ है। कोई मुझे नौकरी में नहीं लग रहा है। समझ रहे हो क्यों? इसका कारण यहाँ तक कि मैंने ऐसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की है, लेकिन मुझे भी कोई नौकरी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे कलम से किसी की चरण वंदना नहीं निकलती। और ये याद रखिए, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। मीडिया हो, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सब जेब में है। चुनाव आयोग में क्या खेला हुआ? चुनाव आयोग में ये खेला हुआ। इसे एक चीज बताइए, यहाँ क्रिकेट खेलने वाले बच्चे बैठे हैं। देखिए, मैं समय थोड़ा ज्यादा लूंगा।
क्रिकेट खेलने वाले बच्चे बैठे हैं, अगर दो टीमें क्रिकेट खेल रही हो, उनमें से एक टीम कहते मेरा अंपायर होगा, तो निर्णय किसकी तरफ जाएगा? जिसकी टीम का अंपायर होगा, निर्णय तो नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की कि चुनाव आयोग अंपायर का चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री होगा, नेता प्रतिपक्ष होगा, मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस देश की सत्ता को नामंजूर था। उन्होंने क्या किया, वो ऐसा नियम लेकर के आए जिसमें न्यायाधीश नहीं होंगे, एक मंत्री होगा, तो 2:1 हो गया, खेल खत्म। और उन रबर स्टंपों को लेकर के बैठा दिया गया जो आज अपने आप को दावा कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। ये दशा है इस देश की। आप सब विश्व गुरु के वाले देश के हो, आप सब उस देश के हो जहाँ संविधान है, और आज भी कहते हो संविधान है, लेकिन सच है कि संविधान अगर आप जैसे लोग, आप जैसी माताएं बहनें अगर रही और आप जैसे लोग रहे तो संविधान रहेगा। हम अंतिम दम तक, मरते दम तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे संविधान के लिए, क्योंकि हम सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि संविधान है। साथियों, आज फिर वहीं आपको ले चलता हूं, ये दशा हुई क्यों इस देश की। फिर 26 नवंबर 1949, अम्बेडकर ब्रिलियंट आदमी था, ब्रिलियंट आदमी था, जिसे पता था इस देश में क्या होगा। ये बाबा नहीं था कि भगवान को जगाता हो कि हे मुझे बता दे परमात्मा, अनुमान लगाते थे। उन्होंने बताया 26 नवंबर 1949 में कहा कि आज हम लोग ऐसे विरोधाभासी समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ राजनीतिक रूप में समानता होगी। आपका वोट, मेरा वोट, प्रधान जी का वोट, गांधी साहब का वोट, सबका वोट एक होगा। मेरा तो नहीं गिना जाएगा कि मैं जेल से पढ़ के मेरा वोट गिना जाएगा, सबका एक होगा। लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से आप विषम हैं, और जब तक इस विषमता को स्वीकार करे रहे, कैसे विषम है इसको भी सुन लीजिए। सामाजिक विषमता अपनी को दिखाई नहीं देती क्योंकि चश्मा पड़ा लगा है ना, वो मनुष्य वाला चश्मा लगा हुआ दिखाई नहीं देगी। जाति ही ये तय करती है किसके लिए कुर्सी छोड़ी जाएगी, जाति ही ये तय करती है किसके बगल में हम बैठेंगे, जाति ही ये तय करती है किसको हम सम्मान देंगे, किसको सम्मान नहीं देंगे। एक कहानी और सुनो। संविधान सभा की बैठक थी, मदन मोहन मालवीय ने कहा, जो हिंदू महासभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर साहब आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी जात की बात करते हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा कि मालवीय साहब, मैं कितना भी पढ़ लिख जाऊं, मैं कोई कहूंगा इस देश में अछूत नहीं, क्योंकि आपने जो व्यवस्था बना दी है, उस व्यवस्था में मेरी सांस ले पाना मेरे लिए मुश्किल है। और आप सामाजिक रूप से विषम हैं। आज ये इस देश के अंदर ये दशा है कि जाति व्यवस्था आज भी अपना सिर उठा रही है। हम सामाजिक रूप से विषमता को झेल रहे हैं और आर्थिक रूप से भी विषम हैं। इस देश के अंदर यहाँ बैठे हुए मुझे भी बता देंगे कि इस देश के अंदर 1% ऐसे लोग जिनके पास इस देश की 40% संपत्ति है, इनके पास 40% संपत्ति है, और वो लोग कौन है, उनकी जाति क्या है, उनको देखिए कौन सी जात के लोग हैं उनके पास इतनी संपत्ति। अडानी कौन है, अंबानी कौन है, उनकी जाति क्या है, उसको आपको देखना पड़ेगा। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि संसद में बैठे हुए लोग कौन हैं, उनकी जाति क्या है। वो अलग बात है, प्रधानमंत्री कहते रहे, लेकिन रिकॉर्ड करते रहे, करता है नहीं, है ना। कई लोग करते हैं बोलने के लिए कि हम ना बोलेंगे जेल ना चले जाएं। घर से निकल रहा था तो माता जी हमारी कह रही थी कि भाई कम बोलना, ऐसा ना हो पुलिस वाले वारंट लेकर के आएंगे। तो हमने कहा जेल में जब तक चला रहेगा आना जाना बना रहेगा। साथियों, इस देश के अंदर आर्थिक विषमता कैसी है इसको समझ लीजिए, और उसने इस संविधान को खोखला कैसे कर दिया। वो जो ऊपर वाले लोग हैं, ग्रीन वाले, वो करते क्या हैं, वो करते ये हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनको रुपया देते हैं, ले प्लेन उड़ाओ, हवाई जहाज उड़ाओ। अभी देखना चुनाव चल रहा है, जाने कितने नेता खोपड़ी ऊपर दौड़ते हुए आएंगे।
जाने कितनी हवाई जहाज उड़ेंगी। भाई अपने बाप के घर से लाने पैसे कहां से आता है? ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा वो उद्योगपति देते हैं, जिन उद्योगपतियों के लिए आप नीतियां बनाते हैं। तो नीतियां ये है कि ये भाई 10 करोड़ पहुंचा देना, ले जाओ ठेका, ये माइंस का, ये बालू का ठेका ले जाओ, ये इसका ठेका ले जाओ, पैसा पहुंचा देना। अब बताओ वो तुम्हारे लिए नीतियां बनाएगा? जो पैसा दिए जिसके आप कपड़ा खाओ, जिसका नमक खाओ, है ना, जिसका नमक खाएगा उसी के लिए क्या करेगा? काम करेगा। तो साथियों देखिए, इस देश के अंदर ये खेला चल रहा है। खेला ये है कि राजनीतिक पार्टियां पैसा लेती हैं ऊपर वाले लोगों से, उनके लिए काम करती हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि आर्थिक असमानता है। और आपको क्या देती है? 5 किलो राशन क्या देती है? 5 किलो राशन। और आपको पता नहीं है कि आपके जेब से क्या क्या निकाल लिया गया है। आर्थिक विषमता इतनी ज्यादा है, इन्हीं सब चीजों ने क्या किया? संविधान को आज खतरे में डाल दिया। इन्हीं सब चीजों ने। ये बात कब कही थी अम्बेडकर साहब ने? 26 नवंबर सन 1949। आज कौन सा दिन है? 14 अप्रैल सन 2024। अम्बेडकर सही थी। अम्बेडकर सही थे। गलत से बोल रहे थे कि एक दिन देश को लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, लोकतंत्र नष्ट होने पर आ जाएगा अगर आर्थिक और सामाजिक विषमता बनी रही। आज भी जातियां बनी हैं, आज भी अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। अगर आपने इस समय इन सब चीजों को नहीं समझा तो एक वक्त आएगा जब आप सब लोग हाथ मलते रह जाओगे और आपके हाथ से चीजें निकल जाएगी। साथियों, शासन इस देश के अंदर एक प्रश्न और है जिसका उत्तर दूंगा। वो प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है? हिंदू राष्ट्र का। मैं चुन करके तीर मारता हूं, ये समझ लीजिए। वो प्रश्न है हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र में अम्बेडकर के विचार सुन लीजिए। अम्बेडकर साहब ने हिंदू राष्ट्र में को लेकर क्या कहा? एक किताब है, मैं किताबों का अक्सर जिक्र नहीं करता हूं क्योंकि आज भी एक सच्चाई है कि जो ज्ञान है कुछ लोगों के हाथ में सीमित है। आज भी ज्ञान प्राइमरी स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहा है जो प्राइमरी स्कूलों तक पहुंचना चाहिए। वो ज्ञान कैसे सीमित है? आप कहते हैं कि तकनीक आ गई, ज्ञान का क्या हो गया? विकेंद्रीकरण होगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। नहीं हुआ भाई। अमेजॉन में जो वेब सीरीज आती है तुम नहीं देख पाओगे तो तुम्हारे पास 399 रुपया नहीं, तुम्हारे पास 399 रुपए का रिचार्ज नहीं, मैं देख पाऊंगा तो मेरे पास है। यहाँ बैठे हो, आए वतन मेरे वतन, कितने लोगों ने फिल्म देखी? नहीं देखी। आई है इसलिए नहीं देखी है क्योंकि हमारे उसमें रिचार्ज कराने के लिए पैसा नहीं। ज्ञान अभी भी सीमित है, तो इसलिए मैं किताबों का इसलिए जिक्र नहीं करता हूँ। कई लोगों ने कहा है सभाओं में कि आप किताबों को लाइन से बताते चले जा रहे हैं, तब कहते हैं कि हमको भी दिला दो, तो फिर तुम कहते हमारे पास कहां से दिला दे। लेकिन किताबें पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर के अम्बेडकर साहब ने क्या कहा? किताब है पाकिस्तान और भारत का विभाजन। मैं तथ्य इसलिए लेकर के चलता हूँ क्योंकि आजकल बीजेपी वाले जो है ना, अब खुल के आ गया ऑनलाइन में। आजकल जो सत्ता में बैठी सरकार है वो कर क्या रही है? कर ये थोड़ी गलती मिल जाए, है ना, हमारे सैया कोतवाल नहीं, जिनके सैया है कोतवाल उनका डर खाएगा, ऊट पटांग दिन भर बोलत है। लेकिन हमारे सैया कोतवाल नहीं है, हमें तो फैक्ट पर बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन किताब में लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये सबसे बड़ी त्रासदी होगी। क्यों? क्योंकि हिंदू कितना भी कहता रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के खिलाफ है। अगर ये हुआ
तो निश्चित तौर पर इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना आसान होगा। और जो लोग यहाँ हिंदू करते घूम रहे हैं, उनसे पूछ ले कि ऐसा एक पालजी इधर आओ, तुम्हारे प्रोफेसर कितने हैं विश्वविद्यालय में? कोई पता ही नहीं आया। किसी कुशवाहा जी से पूछो कि इधर आओ, तुम्हारे लोग आईएएस कितने हैं, यूपीएससी कितने हैं क्वालिफाइड किया है, कितनी है संख्या, तो कहीं पता ही नहीं है। लेकिन बनाइए हिंदू राष्ट्र, वो जो लड़के पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था को इसलिए खत्म किया जा रहा है कि जल्दी से हिंदू राष्ट्र बन जाए। क्योंकि शिक्षा आएगी तो आप प्रश्न करेंगे, और शिक्षा नहीं होगी तो प्रश्न नहीं करेंगे। राजा दरभंगा हुआ करते थे, दरभंगा के राजा, बिहार में दरभंगा है। उनसे एक बार उनके सलाह मित्र ने कहा कि साहब स्कूल क्यों नहीं खुलवा देते हो गांव में, कि बच्चे पढ़े लिखे, तो कहा स्कूल खुलवा दूंगा तो मेरी मजदूरी कौन करेगा। साथियों, आज ये देश, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करता रहे, ये देश गोलवलकर, सावरकर और नाथूराम गोडसे के विचारधारा के लोगों के हाथ में है। और आप सब लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये देश सिर्फ और सिर्फ, कई लोग कहते नजर आते हैं मुझे, कई लोग कहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि यार क्या हुआ, मुसलमानों की चूड़ियां कसी जा रही है। साहब, मुसलमानों की चूड़ियां नहीं कसी जा रही, तुम्हारी चूड़ियां कसी जा रही है। मुसलमानों की चूड़ियां नहीं कसी जा रही है इस देश के अंदर, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी। और अमन देखिए, हम ज्यादा लगता है तेज बोल दिए था, माइकवा भी बंद हो जाता। साथियों, ये देश जिन लोगों के हाथों में है, वो लोगों ने इस देश के लिए एक कतरा भी खून नहीं बहाया है। गोलवलकर कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, जिन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है हम और हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा। उसमें लिखा क्या? लिखा कि इस देश की जाति व्यवस्था जान है। क्या है इस देश की? जाति व्यवस्था जान है, और ये जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। वो इसलिए लिख रहे थे क्योंकि वो ऊपर वाले हैं, उनके हाथ में हमेशा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सत्ता बनी रहे। क्या बनी रहे? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सत्ता बनी रहे। साथियों, लेकिन ये सच है। डॉक्टर अम्बेडकर अपने एक किताब में और हुए थे, 17 में भाषण दे रहे थे 1937 में। डॉक्टर अम्बेडकर 1937 में 17 में भाषण दे रहे थे, और भाषण का उन्होंने कहा कि एक दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को ये याद रखना, जिस रथ को आप सीख रहे हैं, ऐसा ना हो कि एक दिन यही रथ का पहिया आपको भी कुचल दे। सच्चाई ये है कि उसी रथ को आप दे रहे हैं, और वो रथ का पहिया आपको कुचल रहा है, लेकिन असर धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है ना डॉक्टर, देता है ना सुन्न पड़ने का। तो जब तक कुछ सुन पड़ोगे तब तक तुम्हारे हाथ से चीजें निकल जाएंगी, आप मसलते रह जाइए। इस देश में तैयारी है पूरी कि उन दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हाथ में
फाया और कुदाल फिर से थमा दी जाए तो थोड़ी बहुत विश्वविद्यालयों तक पहुंचेंगे हमारे जैसे लोग। आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से खड़े होकर के कि एक वक्त हुआ करता था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 13 रुपया खाना मिलता था। आज मैस का खर्चा 8,000 रुपए है, क्योंकि वो मैस ठेके में बेची गई है। अब बताओ हम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। जब पढ़ नहीं पाओगे तो कहाँ जाओगे? मटला काटें, किरकियार मटला काटे नहीं हुआ। जितने यहाँ बैठ के जाते हैं ट्रैक्टर में, उनकी जातियां देखिए जरा सर, उनकी जातियां देखिए कि कोको मटला काटे जाते कौन जाति क्या रहा है, देख लो क्यों जाता है, कौन जाता है इस देश के अंदर। ये वही व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि एक वक्त आरक्षण के जरिए थोड़ा बहुत हमारा मिडिल क्लास खड़ा हुआ था, तो उस मिडिल क्लास को खत्म करना चाहते हैं। और ये याद रखना, जिस दिन आपके अंदर की आर्थिक ताकत खत्म हो जाएगी, उस दिन आपके अंदर की राजनीतिक ताकत भी खत्म हो जाएगी। और फिर बजाते रहिए हिंदू राष्ट्र का जनगणना। याद रखना। तो कहने का मतलब है मेरे पास बहस है, लेकिन मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा। आप कहेंगे कि एक चीज बता दीजिए, बोल के तो चलेंगे, हल भी बताइए, सोल्यूशन क्या है इसका। कि हम लोग तो ऐसे हैं पढ़ने लिखने वाले लोग कि हमें हल भी बताना पड़ता है समाज को। हल इसका बिल्कुल साफ है, साफ सुथरा है। इस देश की सत्ता को सत्ता की कुर्सी से हटाइए, 10 साल पूरा फल। तुम कहोगे ये नहीं हुई, ये जो जहर है ना, ये 10 साल 20 साल तक लगेगा, खत्म करने में लगेगा, पीढ़ियां बीत जाएंगी। इसके बाद मानव कांसी राम की रणनीति पर फिर से काम करना पड़ेगा। जाति के आधारित दल जो बने हैं वो राजनीति को खत्म कर रहे हैं, बहुजनों की राजनीति को। आपको अपना एजेंडा तय करना होगा। आपके एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होना चाहिए, ना कि आपके एजेंडे में धर्म होना चाहिए। आपके एजेंडे में अधिकार होना चाहिए, आपके एजेंडे में आपके अपने हित होना चाहिए, आपके एजेंडे में अपने व्यक्तित्व में अपने देश के नेताओं का वजूद होना चाहिए, आपके एजेंडे में देश का आइडिया ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का विचार होना चाहिए। और बगैर अम्बेडकर के देश में भारत का विचार सक्षम नहीं हो सकता है। भारत के विचार को अगर सच करना है तो आइडिया ऑफ इंडिया को याद करना होगा, अम्बेडकर को याद करना होगा, पेरियार को याद करना होगा, और बहुत जरूरी है इस देश की विरासत को याद करना होगा। यही से मैं अपनी इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत लंबा समय लिया। हम लोगों को एक आदत सी पड़ गई है कि साहब जब भी हाथ में माइक मिल जाता है तो हमारे अंदर इतना लावा घुसा हुआ कि हमारे बाल बाल लगता है। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय पेरियार, इंकलाब जिंदाबाद।